हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, स्पेशली फॉर लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के लिए मैंने इससे पहले 2019, 2018, देन उसके बाद हमने 2017 एंड 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो कवर कर लिया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो एक्चुअल में है तो 2014 का, लेकिन कंडक्ट किया गया था 2015 में। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जैसे 2019 का जो एग्जाम था वो 20 में कंडक्ट हुआ था, 18 का जो है 19 में, 17 का जो 18 में, और जो 15 का एग्जाम था वो 16 में कंडक्ट किया गया था। उसी तरह से ये एग्जाम 2014 का था, लेकिन कंडक्ट जो हुआ था उस टाइम 2015 में हुआ था। इसलिए हम इस पेपर में डिस्कस कर रहे हैं एचपी सेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ लाइफ साइंस। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, बीएचपी सेट की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है, टेंटेटिव डेट, जो कि 17 मार्च 2024 है। हो सकता है कि डेट चेंज भी हो, क्योंकि अभी टेंटेटिव डेट है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। एचपीपीएससी जब टेंटेटिव डेट देता है तो उसी को फाइनलाइज कर देता है, लेकिन अभी कुछ एग्जाम, एक्स्ट्रा एग्जाम भी जो है उस टाइम है, तो हो सकता है कि इस डेट को चेंज किया जाए। एचपीपीएससी अनाउंस कर देगा, नोटिफाई कर देगा जिस भी टाइम अगर चेंजेस होने होते हैं, तो एक मंथ पहले, ऑलमोस्ट एक मंथ पहले जो है वो नोटिफिकेशन आ ही जाती है, या 15 डेज पहले तो आ ही जाती है कि आपका एग्जाम हो रहा है, तो एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आ जाएगी, नहीं हो रहा होगा तो आपको डेट चेंज करने की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बट अभी आपको प्रिपरेशन आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है प्रिपरेशन को, क्योंकि 17 मार्च जो है वो बहुत दूर नहीं है, जनवरी 24 हो चुका है। इस वीडियो में मैं 2015 का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, एचपी सेट का, लाइफ साइंस का। मुझे ऐसे लगता है, मैं इसलिए पेपर्स जो सारे जितने मेरे पास अवेलेबल हो सकते हैं उतने पेपर डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं एक तरह से सेट करता है सारी चीजें, कि हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों की प्रिपरेशन सही हो रही है, कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है, किस तरह के क्वेश्चन जो है एचपीपीएससी पूछता है, मतलब एचपीपीएससी का फोकस किस तरह के क्वेश्चन पे रहता है। पेपर अगर पैटर्न चेंज भी होता है तब भी थोड़ी चीजें उसी तरह की पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, वो सब कुछ नोटिफाई किया जाता है अगर बिल्कुल चेंज होना हो तो। बाकी अगर जनरल पेपर वन जो हम बात करते हैं, तो पेपर वन के लिए मैंने 18 और 19 का क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, 2018 और 2019, क्योंकि उसी टाइम जो था वो पेपर का पैटर्न पेपर 1 और 2 में डिवाइड किया गया था। उससे पहले जो पेपर होते थे वो 1, 2, 3 तीन पेपर लिए जाते थे। पेपर 1 जो है वो उस तरह का नहीं होता था जिस तरह से अब लिया जाएगा, जिस तरह से 18 और 19 में लिया गया था। अगर आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ 18 और 19 वो क्वेश्चन पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। लेकिन लाइफ साइंस के पेपर की मैं बात कर रही हूँ, तो आप सारे क्वेश्चन पेपर्स देखो जितने मैं अभी अपलोड कर पा रही हूँ, यानी 2015 तक आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हो, ताकि एक तरह से आपको हेल्प मिले कि आपको लाइफ साइंस के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैं बात करती हूँ कि पेपर 1 हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, पेपर 2 और पेपर 3 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पेपर 2 और 3 दोनों लाइफ साइंस का है, लेकिन पेपर 2 में 50 क्वेश्चन होते थे। फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो हमारे कंप्यूटर या फिर जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम फर्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है उनको भी डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली पेपर 2 में जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते थे वो कंप्यूटर बेस्ड होते थे। अब ऐसा वो पेपर जो है वो नहीं डाला जाता है। अब जो है पेपर 1 होता है, जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इस तरह के क्वेश्चन उसमें रहते हैं, और पेपर 3 हमारा जो है वो रहता है जिसमें लाइफ साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। ये हमारे पास पहले जो 10 क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पायरेथ्रिन जो है वो कहाँ से मिलती है हमें? पायरेथ्रिन जो होती है हमें क्राइसेंथेमम से मिलती है। क्राइसेंथेमम प्लांट का नाम है जिससे हम पायरेथ्रिन ऑब्टेन करते हैं। Next question is, the reason why vegetatively reproducing crop plants are best suited for maintaining hybrid vigor. Vegetatively reproducing crop plants ही best क्यों होते हैं hybrid vigor को maintain करने के लिए? Because
ये रीजन दिए गए हैं, हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज दे कैन बी इजिली प्रोपोगेटेड वंस अ डिजायर्ड हाइब्रिड हैज बीन प्रोड्यूस्ड, देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ लूजिंग इट, दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो रीजन है दैट इज सेकंड वन, क्योंकि एक बार डिजायर्ड हाइब्रिड जो बन जाता है तो लूज नहीं होता है, इसलिए हम वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए होंगे, जो भी आपका मीडियम होगा आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं? कौन सी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट को जो है वो कंज्यूम करते हैं। So, इनमें से जो एग्जांपल है वो निफेंथिस है, जिसको हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ, जॉन्डिस कौन से ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है? सो लीवर से रिलेटेड डिजीज होता है जॉन्डिस। नेक्स्ट इज डाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नॉस्टॉक टेक प्लेस इन। सो डाई नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन है वो नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है हमारा? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में कहाँ पे होती है? सो दैट टेक प्लेस इन हेटेरोसिस्ट में होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स बाय प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म इन फ्रोजन स्टेट। फ्रोजन स्टेट आ गया, सो फ्रीजिंग से रिलेटेड है ये कि लो टेम्परेचर में हम ये कैसे जो है कंजर्व करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो जो वर्ड है वो दैट इज रिलेटेड टू कोल्ड टेम्परेचर, सो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहेंगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं, क्रायो प्रिजर्वेशन हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following element exhibits least degree of mobilization from a sensing leaf to a young leaf? सो लिस्ट डिग्री ऑफ मोबिलाइजेशन किसकी होगी? सेंसिंग यानी कि जो ओल्ड लीव्स है उनसे यंग लीव्स की तरफ किसकी लेस मोबिलाइजेशन होती है? सबसे लेस मोबिलाइजेशन होती है हमारे कैल्शियम की। नेक्स्ट इज एन ईसीजी इज द रिकॉर्डिंग ऑफ, ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट की हम लोग इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ईसीजी होता है हार्ट के लिए किया जाता है। सो इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस चीज की रिकॉर्डिंग है? ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इस तरह से ईसीजी की वेव्स होती है। सो दैट शोज द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को शो करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस चार्जेस जो होता है वो शो करते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, ट्रांसपिरेशन कब हाई होगी? सो ट्रांसपिरेशन क्या होती है? ट्रांसपिरेशन मेनली एक प्रोसेस है, लीव्स के सरफेस से क्या होते हैं? वाटर इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन का मतलब है कि वाटर जो है वो कर रहा है आउटसाइड, वाटर मूव कर रहा है आउटसाइड। अब एक चीज होती है, वाटर की मूवमेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रहेगी। सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई तभी होगा जब बाहर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन जो होगी वो लो हो जाएगी वाटर वेपर की, तभी तो वाटर इतनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा। अब अगर एनवायरमेंट में मॉइस्चर है, पूरे लीफ है हमारा, इसके अराउंड जो है वो मॉइस्चर है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर मतलब कि वाटर प्रेजेंट है। जब बाहर वाटर है तो लीव्स को क्या जरूरत है बाहर वाटर सेंड करने की? वहां पे एक तरह से मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं, वाटर हाई टू लो मूव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बाहर लो है वाटर वेपर तो वो मूव करेगा। सो इसलिए इसका जो रीजन होगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज लो इन द एटमोस्फेयर। जब एटमोस्फेयर में लो होगा तभी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा। सो यहाँ पे रूट प्रेशर इज हाई एट नाइट, ये कोई रीजन नहीं है रूट प्रेशर हाई हो तब गटेशन होती है, वैसे भी ट्रांसपिरेशन नहीं होती है उस टाइम, डायरेक्ट जो है वो गटेशन हो जाती है। ये वाला रीजन था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो है, ये भी रीजन नहीं बनता है ट्रांसपिरेशन का रेट हाई का। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाई है, हाई रहेगी तब तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगा। सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LSD and alkaloid psychotic drug is obtained from, lysergic acid हम इसको बोल सकते हैं, जो alkaloid ड्रग्स है वो मिलती है जो एक हेलुसिनेशन कॉज करती है। सो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है? सो ये हमें मिलती है क्लेबिसेप्स परपेरियस, जो एर्गोटिज्म कॉज करता है उसी से हमें जो है वो क्लेबिसेप्स परपेरियस से एक ड्रग मिलती है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल डाउन एट लास्ट। जब हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो सबसे लास्ट में जो सेटल डाउन होता है वो राइबोसोम्स होता है, बाकी सबकी सेटल डाउन जो होती है वो हो जाती है अकॉर्डिंग टू उनके साइज के हिसाब से, सबसे लास्ट में राइबोसोम जो है वो सेटल डाउन होते हैं।
Next is in a water molecule, two hydrogen atoms are joined to oxygen atom by covalent bonds forming an angle of water molecule में जो एंगल रहता है वो 105 डिग्री का होता है. Next question is in a colloidal solution of fine clay and water, the clay particles form. अब जब एक कोलाइडल सॉल्यूशन है मतलब कि जिस तरह से एक धुंधला सा मिक्सचर मान सकते हो, वैसे जिसमें क्ले और वाटर वो धुंधला सा होता है ना थोड़ा, तो टर्बिडिटी जिसमें होगी, लाइक क्ले और वाटर जब मिक्स किया जाएगा तो क्ले पार्टिकल क्या है उसमें. सो जो क्ले पार्टिकल उसमें होते हैं वो फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज. जो डिस्पर्सन मीडियम हमारा है उसके इसमें वाटर रहेगा, लेकिन जो डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारा क्ले रहेगा. अगर सॉल्ट वाटर पूछा होता तब भी यही होता, डिस्पर्स्ड फेज सॉल्ट होता. नेक्स्ट इज अ पर्सन विल सफर फ्रॉम बेरी rickets and scurvy if he is not consume adequate amount of berry किस वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, रिकेट्स, डी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, स्कर्वी. सो इसका आंसर हो जाएगा B12, D and C. नेक्स्ट इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड एंजाइम यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्जेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड एंजाइम होता है वो कौन सा होता है. सो जो हमारा एंजाइम रहता है वो पैक्टिनेज होगा. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल स्टेबल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है रिजल्टिंग फ्रॉम एरोबिक डिकम्पोजिशन से जो बनता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उसको हम कहते हैं ह्यूमस. उसको हम और न्यूक्लिक एसिड्स आर, सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं. बाकी के ऑप्शन आप देखोगे डबल स्ट्रैंडेड नहीं, आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं. रिच इन डीऑक्सीराइबोज नहीं, राइबोज में रिच होता है हमारा आरएनए. डीऑक्सीराइबोज सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है, जबकि दोनों हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है. सो सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, जिसके अंदर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जब मिल जाता है सो वो हमारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं. सो ये जो है ऑल न्यूक्लिक एसिड के लिए ट्रू रहेगा. नेक्स्ट इज इन प्लांट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम का रिचेस्ट सोर्स जो प्लांट के अंदर होता है वो एटिलेटेड सीडलिंग रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनेडा वेल्सम यूज टू माउंट कवर ग्लास ऑन. कैनेडा वेल्सम जो है हमें कहाँ से मिलता है, कवर ग्लास को माउंट करने के लिए यूज किया जाता है. सो हमें एविस से जो है वो कैनेडा वेल्सम ऑब्टेन्ड होता है. एविस हमारे पास क्या है, जिम्नोस्पर्म में, इसी से हमें कैनेडा वेल्सम जो है वो मिलता है. नेक्स्ट इज अ बायो एनर्जी सोर्स ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन टू सप्लीमेंट फॉसिल फ्यूल पेट्रोल. इनमें से बायो एनर्जी सोर्स जो फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है तो सब दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे. मीथेन और इथेनॉल जो है वो दोनों यूज होते हैं टू सप्लीमेंट फॉसिल फ्यूल पेट्रोल. मेनली इसका मेन इथेनॉल जो है वो आंसर माना जाता है. नेक्स्ट इज इन मोस्ट ऑफ कैंसर सेल, बहुत सारे कैंसर, मोस्ट ऑफ द कैंसर सेल में क्या होता है. सो इन मोस्ट ऑफ कैंसर सेल, इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो ये जो ऑप्शन है दैट टेलोमेरेज डज नॉट रिस्पॉन्ड टू रिप्रेसर जीन, ये जो होता है मोस्ट कॉमनली होता है सभी जो कैंसर सेल है उनमें. सो इसका आंसर होगा ए. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ कोहेजन प्रोटीन. कोहेजन जो है एक वर्ड कोहेजन से ही ले सकते हो आप, अटैच करना. तो कोहेजन प्रोटीन जो होती है होल्ड करती है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को डीएनए के टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी मॉलिक्यूल कैन स्टोर एंड ट्रांसफर एनर्जी बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अनस्टेबल बॉन्ड. सो एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टोर कर सकते हैं, एटीपी एनर्जी करेंसी मानते हैं हम लोग, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं अनस्टेबल बॉन्ड से हेल्ड होते हैं एंड दे हैव a low activation energy and makes delta G for coupled reactions more negative. So ये जो होते हैं हमारे इन coupled reactions को more negative बना देते हैं और low activation energy जो इनके पास रहती है. Next question is glycolysis produces ATP by, glycolysis में जो ATP प्रोड्यूस होती है वो मेनली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ही होती है. तीन तरह की फॉस्फोराइलेशन होती है. फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. तीन तरह की होगी, एक होगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जब एक एंजाइम काम करेगा किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जो प्रोडक्ट बनेगा उसी की फॉर्मेशन में हमारे पास जो है एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी. दूसरा हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हमारे पास एटीसी की चेन में काम करता है. उस प्रोसेस में जो हमारा NADH होता है और FADH2 होता है उनकी ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज
रिलीज होते हैं, फिर उनकी ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी। और तीसरा हमारे पास होता है लाइट से बनता है, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो हमारा काम करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर जब हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है, सो दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। नेक्स्ट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आर रेगुलेटेड बाय। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को रेगुलेट करता है पीरियोडिक डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन की पीरियोडिक डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एनएडी पॉजिटिव फंक्शंस एज एन। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनएडी पॉजिटिव किस तरह से काम करता है, सो दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, और बाद में ये जो है NADH बन जाता है एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कांसेप्ट ऑफ स्पीसीज वुड बी मोस्ट यूजफुल टू फील्ड ऑफ अ बायोलॉजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीसीज इन फॉरेस्ट। जब आप न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो एज अ बायोलॉजिस्ट हम जाके क्या करेंगे, प्लांट्स को देखेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यू स्पीसीज है। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही हम वहां पे जाके देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। एब्सेंट पूछा गया, इनमें से क्या एब्सेंट है प्रोकैरियोट में? एनहांसर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू बैक्टीरियोफेज। तो ये जो है हम रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, थ्रू बैक्टीरियोफेज जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट रहता है, जिसके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि एक स्मॉल जो, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट में माइस पढ़ते हैं स्मूथ और रफ वाला, तो जो स्मूथ से जो रफ में ट्रांसफर हो जाएगा उसकी जो वीरुलेंस चेन होती है। तो ट्रांसलोकेशन भी हमारे पास जो है इस तरह से नहीं बनेगा, और ट्रांसक्रिप्शन जो होती है हमारी प्रोसेस होती है DNA टू RNA की फॉर्मेशन। सो इसका आंसर हमारे पास होगा ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमीनो tRNA सिंथेसिस। जो अमीनो tRNA सिंथेसिस है वो क्या करता है? सो दैट रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक tRNA एंड फ्यू कॉग्नेट अमीनो एसिड्स। अमीनो tRNA सिंथेसिस जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक tRNA को और फ्यू कॉग्नेट अमीनो एसिड्स को। ये काम होता है हमारा tRNA सिंथेसिस का। नेक्स्ट डोजेस कंपनसेशन इज नीडेड टू। डोजेस कंपनसेशन जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम की बैलेंस एक्सप्रेशन को शो करता है इन बोथ द सेक्सेस, बैलेंस एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज आर इन्वॉल्वड इन। एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज जो होते हैं वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? इन ऑप्शंस में से दिस इज इन्वॉल्व इन द फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है हम काउंट करते हैं जब पूरी की पूरी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, और उसमें से जब हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं, कितना रेस्पायर किया वहां पर ऑर्गेनिज्म ने, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन ये नहीं होती है, नेट जो होती है उसमें से माइनस कर देंगे रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसमें से भी रेस्पिरेशन माइनस होती है, तब हम NPP निकालते हैं। तो इसलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर है एनर्जी पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट इज इनकरेक्टली पेयर्ड आंसर को हमने निकालना है विद इट्स ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि जब हम एक चेन बना रहे हैं तो फर्स्ट पे कौन होगा, उसको कौन कंज्यूम करेगा, उस तरह से जो हमारा ट्रॉफिक लेवल बनता है। साइनोबैक्टीरियम जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, दैट इज राइट थिंग, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, लेकिन जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज ग्रास ओपर प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास ओपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ग्रास ओपर जो है वो लीव्स के ऊपर सर्वाइव करता है। सो प्लांट्स होंगे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेंगे, देन प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास ओपर रहेगा। जो प्लैंकटन प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्लैंकटन को हम प्रोड्यूसर नहीं कह सकते, प्राइमरी कंज्यूमर हम इनको कह सकते थे। फाइटोप्लैंकटन हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी प्रोड्यूसर होगी, वो भी प्लांट में क्योंकि काउंट किया जाता है एल्गी को, ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। सो जो भी फोटोसिंथेसिस शो करेंगे वो हमारे प्रोड्यूसर रहेंगे। नेक्स्ट फंगस टेट्राटोबोरस है, दैट इज राइट थिंग। सो यही ऑप्शन जो है सी वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द डिसिप्लिन दैट अप्लाइज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू रिटर्निंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम टू मोर नेचुरल स्टेट। डिसिप्लिन को हम कहते हैं रिस्टोरेशन इकोलॉजी।
आगे वो मोर नेचुरल स्टेट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? सो दैट कन्वर्ट अमोनियम टू नाइट्रेट। अमोनिया को जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली पहले नाइट्रेट को कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस मीन्स। कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? कन्वर्ज, ये चीजें कन्वर्ज हो रही है यानी एक तरह का फंक्शन करेगा लेकिन उनके जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, यानी कि उनके जो एंसेस्टर हैं वो डिफरेंट है। So two species with same phenotype whose common ancestor is very far in the distant past, क्योंकि इनके एंसेस्टर वेरी फार है लेकिन सेम फिनोटाइप को शो कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस बोला होता है डाइवर्ट हो रही है चीजें, so उनके एंसेस्टर सेम होते हैं, उनका काम जो है वो डिफरेंट होता है। so इसका आंसर हमारे पास ए आएगा। नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज। नेचुरल सिलेक्शन को ही हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, डार्विन का ये लॉ है। नेक्स्ट इज Darwin's claim that all life is descended from a common ancestor is best supported with evidence from that can be supported from molecular biology। Best evidence जो है वो molecular biology ही रहता है according to Darwin। Next question is Hardy-Weinberg equilibrium equation calculate, क्या calculate करता है Hardy-Weinberg equilibrium? So frequency को calculate करता है, और frequency किसकी? In a population की frequency, allele and genotype frequencies in a population, ये जो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो कैलकुलेट करता है। सो ये हमारे पास पेपर 2 था। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों लाइफ साइंसेज के हैं। पेपर 2 में जो है 50 क्वेश्चंस थे, पहले होते थे लेकिन 18 के बाद जो है पैटर्न डिफरेंट है, 18 19, और अब जो पेपर होगा वो पेपर 1 और 2 ही होगा। 1 जो है हमारा एप्टीट्यूड और सेकंड जो है हमारा सब्जेक्ट बेसिस, लेकिन पहले 2 पेपर सब्जेक्ट के होते थे और एक जो है वो जनरल पेपर होता था। लेकिन फर्स्ट पेपर जो पेपर 2 है उसमें भी 50 क्वेश्चन में से 40 ही सब्जेक्ट से होंगे और बाकी के नहीं। और ये पेपर 3 है, पेपर 3 में 75 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज टू एलील ऑफ ए जीनस सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस एज अ रेशियो ऑफ 3:1 इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन व्हेन मोनोहाइब्रिड्स आर सेल्फ्ड। सो ये कौन सा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हमें रेशियो 3:1 मिलती है? सो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है इस तरह की रेशियो मिलती है। जब हम इस तरह से F1 हाइब्रिड को जो है क्रॉस करते हैं, इसको सेल्फ क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास जो क्रॉस बनता है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू 3:1 हमारे पास बनेगा एज पर फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक अगर हम रेशो बोलेंगे सो दैट विल बी 1:2:1। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो इस लॉ के अकॉर्डिंग ही इस तरह से जो 3:1 रेशो बोली जाती है। नेक्स्ट बी फैक्टर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लोनिंग 150 kb डीएनए के लिए। BAC जो होता है वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको यूज किया जाता है क्लोन करने के लिए इतना डीएनए फ्रेगमेंट। नेक्स्ट इज paleontologist had recovered a bit of fossilized material of a plant. He wants to compare his DNA from the probable sample of living plants. Which of the following method would be most suitable for increasing the amount? Increasing the amount of DNA बोला गया, कौन सा मेथड इंक्रीज करता है? बाकी सारा सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने के लिए है। यहीं पे पूछा गया है कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डीएनए। PCR यूज किया जाता है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट इज हेटेरोट्राइकस हाइब्रिड ऑफ ग्रोथ ऑमोसिस रेफर्स टू। हेटेरोट्राइकस हाइब्रिड में एक प्रोस्टेट सिस्टम होगा, एक इरेक्ट सिस्टम होगा प्लांट का, सो दैट इज हेटेरोट्राइकस, यानी 2 टाइप का जो है वो उसका थैलस रहेगा। हेटेरो डिफरेंट, ट्राइकस थैलस डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि प्रोस्टेट एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ प्रोटोनिमा ग्रोथ। नेक्स्ट विच एल्गी कैन सर्वाइव इन डेड सी। डेड सी में डुनेलिया जो है वो डेड सी में सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सफोला ऑयल। सफोला ऑयल जो मिलता है हमें कार्थमस टिंक्टोरियस में मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा गया है फॉर फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए पूछा गया। सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो है अप हिल ट्रांसपोर्ट हमारा नहीं होगा, स्पेशल मेम्ब्रेन चाहिए होगी, राइट। हाई सेलेक्टिविटी है, राइट। सैचुरेशन भी है, ठीक है। अप हिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास ATP जिसमें इन्वॉल्व होगा वहां पे हमारे पास अपील ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द रूट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर ओनली बाय सेम प्लास्टिक। एंडोडर्मल रीजन में जो होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, इसी वजह से वहां पे हमारे पास जो होती है एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होती है
वो नहीं हो पाती और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होती है, यानी कि थ्रू सेल जो है वो ट्रांसफर होता है और हाइपोप्लास्टिक सेल वॉल के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंडोडर्मिस रीजन में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स है, इस वजह से ये जो है मूव करने लग जाता है थ्रू सिम्प्लास्टिक रीजन। Next question is insecticidal protein produced in the BT cotton plant does not kill the plant. वो प्लांट को क्यों नहीं मारता है BT कॉटन जब हम यूज करते हैं? क्योंकि वो एज ए प्रोटॉक्सिन एग्जिस्ट करता है प्लांट्स में और एक्टिव सिर्फ और सिर्फ एल्केलाइन पीएच में होता है। एल्केलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट की गट की जो एल्केलाइन पीएच होती है उसमें एक्टिव होता है, इसलिए। नेक्स्ट इज इन लेकोप्रोन द ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन व्हेन लैक्टोज मॉलिक्यूल बाइंड्स टू। लेकोप्रोन जो है ऑपरेटर जीन कब टर्न ऑन होता है? जब लैक्टोज मॉलिक्यूल जो होता है बाइंड करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, तभी जो है लेकोप्रोन टर्न ऑन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज रीजनल यूनिट characterized by a major vegetational type and associated fauna in a specific climate zone is known as। एक लार्ज रीजनल यूनिट बोला गया है, वेजिटेशनल टाइप भी है, फोना भी है, क्लाइमेट जोन भी है, एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशंस है, उसको हम कहेंगे बायोम। पूरा का पूरा एरिया जो है उसको हम बायोम कहेंगे। इंडिविजुअल्स मिलके पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी मिलाएगी, कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाएंगे, लेकिन इकोसिस्टम मिलके कंप्लीट जो है वो बायोम की फॉर्मेशन करेंगे, तो इसका आंसर बायोम होगा। नेक्स्ट इज सुक्रोज इज अ प्रेफर्ड मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेट। सुक्रोज पहली बात ही नॉन रिड्यूसिंग है, सो प्रेफर्ड होता है फोटो एसिमिलेशन में। क्यों? बिकॉज इट इज अ रिलेटिवली हाई फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस की रिलेटिवली हाई फ्री एनर्जी होती है, इस वजह से। नेक्स्ट इज रफ टेक्सचर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सिलिका की डिपोजिशन होती है, इस वजह से वो रफ होता है। नेक्स्ट इज द ब्राउनिंग ऑफ फ्रेशली कट एप्पल एंड पोटैटो सरफेस इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। जब हम एप्पल को कट करते हैं, पोटैटो को कट करते हैं, वो थोड़े ही टाइम में जैसे हवा के कांटेक्ट में आएगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज की वजह से वो ब्राउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट कंपनसेशन पॉइंट रेफर्स टू। लाइट कंपनसेशन पॉइंट हो या फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट हो, so जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन में इक्वल हो दोनों, उसको लाइट कंपनसेशन। लाइट पे, उस लाइट पे मतलब इतना अमाउंट ऑफ लाइट था, उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इक्वल है, इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, उसको लाइट कंपनसेशन पॉइंट हम कहेंगे। कंपनसेशन मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल है। नेक्स्ट इज गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस के अंदर गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस आरएनए एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए, यानी कि आरएनए से डीएनए बनेगा। कॉमनली जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं? डीएनए से आरएनए। लेकिन उल्टा हो रहा है तो मतलब क्या यूज होंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट नेचुरली जो है एब्सिसिक एसिड एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो काम करता है, स्ट्रेस की तरह रिलीज होता है, ट्रांसमिशन को जो है वो बंद कर देता है। नेक्स्ट इज इन ऑसिमम द इन्फ्लोरेसेंस। ऑसिमम हमारी तुलसी, उसमें किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है? बर्टिसिलेस्टर लेमिसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट। कॉमनली जो है कैपिलरी वाटर को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ आर्बस्कुलर इन वेसिकुलर। आर्बस्कुलर माइकोराइजा के अंदर मेन जो काम होता है आर्बस्कुलर का, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा कर पाए। सो दिस इज द मेन फंक्शन जो आर्बस्कुलर इन वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होती है? एसोसिएशन होती है हायर प्लांट्स की रूट्स की विद फंगस। सो फंगस जो होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो है वहां पे वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेफर्ड एज हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन इनमें से कौन सा है? सो जो हिल रिएक्शन है इनमें से जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाय क्लोरोप्लास्ट, दैट इज नॉट हिल रिएक्शन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वाटर की फोटोलाइसिस, ये फोटोसिंथेसिस में हमारे पास होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड ATP। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इन लाइट रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ सम केमिकल कंपाउंड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। हिल रिएक्शन के अकॉर्डिंग दोनों जो स्टेप है वो डिफरेंट उसमें होते हैं। सो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू हिल रिएक्शन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पिन प्रोटीन्स एक्ट एज।
पिन प्रोटीन जो होते हैं ऑक्सिन पोलर ट्रांसपोर्ट में एज इफ्लक्स काम करते हैं। सो पिन जो होते हैं वो ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है रिगार्डिंग टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो जब हम फॉल्स स्टेटमेंट देखेंगे, जो सी स्टेटमेंट है, मेनी सैटेलाइट्स आर इनहेरिटेड, द डीएनए फिंगरप्रिंट्स ऑफ सन एंड फादर आइडेंटिकल। इनहेरिटेड मिनी सैटेलाइट होते हैं, दैट इज करेक्ट, बट दिस डिफरेंट थिंग इज द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ सन एंड फादर आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल नहीं होता है, कुछ चीजें जो होती है वो सिमिलर होती है, और मिनी सैटेलाइट जो होती है दैट इज अ यूनिक। इनहेरिटेड नहीं होती है, वो हर एक इंडिविजुअल में यूनिक होती है। सो सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitators आर एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड टू कंट्रोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं यूज होते हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑटो सिस्टम टू रिएक्शन सिस्टम डज DCMU बाइंड रिजल्टिंग इन द इनहिबिशन। सो DCMU जो होते हैं वो इनहिबिट करता है फोटोसिस्टम 2 को प्लास्टोक्यूनोन वाले रीजन पे। प्लास्टोक्यूनोन के साथ बाइंड कर जाता है, उसकी बाइंडिंग को स्टॉप कर देता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आगे नहीं बन पाता है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंडिंग ऑफ हाइपोप्रोटाइल इन द एटियोलेटेड सीडलिंग इन फोटोमोडुलेटेड रिस्पॉन्स रेगुलेटेड बाय द फोटोरिसेप्टर, नेमली एटियोलेटेड सीडलिंग होते हैं जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। सो बाइंडिंग जो होती है दैट इज ड्यू टू द फोटोरिसेप्टर, फोटोट्रोपिन की वजह से जो है वो बेंडिंग होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस इन लाइट माइक्रोस्कोप कैन। ऑब्जेक्टिव लेंस जो लाइट माइक्रोस्कोप में होता है वो क्या कर सकता है? सो दैट कैन कलेक्ट लाइट रेज अल्टर्ड बाय स्पेसिमेन, प्रोवाइड रियल एनलार्ज्ड इमेज, कलेक्ट लाइट रेज अल्टर्ड बाय स्पेसिमेन। सो इनमें से जो है वो कलेक्ट लाइट रेज अल्टर्ड बाय स्पेसिमेन एंड लाइट रेज अल्टर्ड बाय स्पेसिमेन। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर होगा। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में जो है ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन बोला गया है माइक्रोस्पोर कल्चर की। सो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर सकता है ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर कल्चर से। प्योर लाइन वेराइटी ऑब्वियसली क्योंकि हैप्लॉइड है। जेनेटिक मैपिंग इनकरेक्ट। देन इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो माइक्रोस्पोर कल्चर से नहीं कर सकते हैं। सो ये जो है नॉट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन। देन माइक्रोरहिजा एड इन द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। ऑब्वियसली क्योंकि माइक्रोरहिजा रूट है जिनके साथ एसोसिएटेड है फंगस, सो जो है वो ट्रांसफर ऑफ मिनरल में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएनए लाइज इन। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएनए लाइज इन। डीएनए की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो मेनली होती है जो उसकी सीक्वेंस्ड होती है, नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस होती है प्यूरिन और पाइरिमिडीन की, उन्हीं से जो स्पेसिफिकेशन जो होती है डीएनए की वो हम देख सकते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ प्यूरिन पिरिमिडीन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलियोपेटाइल इज अ कोलियोपेटाइल जो होती है प्रोडक्टिव कवरिंग होती है ग्रास के सीडलिंग में। ऑब्वियसली मोनोकाट में ये प्रेजेंट होती है और एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग काम करती है। शूट टिप की कोलियोरेजा, रूट टिप की कौन सी होती है? कोलियोरेजा होती है। यहाँ पे कोलियोपेटाइल बोला गया है तो दैट इज शूट टिप की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। नेक्स्ट सेल सॉर्टिंग एंड प्लॉइडी एनालिसिस कैन बी सुइटेबली कैरिड आउट विद द एड ऑफ फ्लो साइटोमेट्री से हम सेल सॉर्टिंग और प्लॉइडी को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द फेज ऑफ इलोंगेशन व्हिच पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय रूट्स। इलोंगेशन के टाइम में अरिथमेटिक जो होती है वो ग्रोथ शो करता है हमारा रूट। नेक्स्ट ये हम हिंदी मीडियम में जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन सी चीज हैप्लॉइड होती है? सो मेनली ये फर्स्ट से देखते हैं हम। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, सही है। मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड है। देन हमारे पास हैप्लॉइड नहीं है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, मेगास्पोर हैप्लॉइड है, न्यूसेलस हैप्लॉइड नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, रूट लीफ कोई भी हैप्लॉइड नहीं है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है। डी आंसर डी जो है वो करेक्ट होगा। एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड रहता है। नेक्स्ट इज डिजीज व्हिच वाइप्ड आउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इन द 12th and 13th centuries। वो प्लेग डिजीज थी जिसने जो है एरेडिकेट कर दिया था 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप। Next question is constructed wetland could be an ideal low cost water treatment system for Indian because कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड आइडियल हो सकता है लो कॉस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इंडियन में, क्योंकि इंडिया जो है वो
ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, दैट इज आइडियल फॉर द वर्किंग ऑफ, इस सिस्टम की वर्किंग के लिए आइडियल है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्वेश्चन इज इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन कैन बी कंसीडर्ड एज, फाइटोप्लैंक्टन एज अ प्रोड्यूसर हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज अ टी सेल हाइब्रिडोमा इज ऑब्टेन्ड बाय, टी सेल हाइब्रिडोमा जो है, अगर हम टी सेल को थाइमोमा सेल के साथ फ्यूज करेंगे सो दैट कैन बी ऑब्टेन टी सेल हाइब्रिडोमा। नेक्स्ट इज इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट्स, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट करती है mRNA in cell and tissue, mRNA on northern blot, genes on a chip, individual oligonucleotide in a microRNA. So in situ hybridization mRNA in cell and tissue में डिटेक्ट करती है। इन क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर आपको बता रही हूँ ताकि आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता लग जाएगा। आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो खुद पॉज करके, और आपको आंसर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्वेटिक सिस्टम द ट्रॉफिक लेवल इक्विवेलेंट टू काउस, काउस हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें लैंड इकोसिस्टम की, सो घास हमारा प्लांट प्रोड्यूस करेगा, उसको कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर है ना, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है हमारी काउ। सो प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन रहेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है फाइटोप्लैंक्टन। सो सबसे पहले जो जू प्लैंक्टन जो है एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर काम करते हैं, सो जू प्लैंक्टन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन प्लेसेंटा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, दैट इज डिस्कॉइडल एंड हेमोकोरियल, ह्यूमन प्लेसेंटा इस तरह से होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग है टर्सरी एग मेम्ब्रेन एवियन एग, एवियन एग में टर्सरी एग मेम्ब्रेन जो होती है वो कौन सी है, एल्बुमिन एंड वाइटलिन मेम्ब्रेन जो होती है वो टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है इस केस में। नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द जस्टाग्लैमरुलर अपैरेटस, का प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है, सो जस्टाग्लैमरुलर अपैरेटस का मेन फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर थ्रू रेनिन सिक्रेशन के थ्रू। सो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज आफ्टर ट्यूबटोरी इन ह्यूमन फीमेल, जब ये जो होते हैं वो मेथड है प्रिवेंट करने के लिए फर्टिलाइजेशन को, ट्यूबटोरी में एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज अ सिंगल बी सेल कैन एक्सप्रेस बोथ IgM एंड IgT साइमल्टेनियसली ऑन इट्स सरफेस बिकॉज ऑफ, एक सिंगल बी सेल अगर दोनों का एक्सप्रेस करे दैट मींस दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव RNA स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCR बेस्ड DNA एम्प्लीफिकेशन इज एन एसेंशियल फीचर। सो आपने इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है नॉन PCR बेस्ड कौन सा होता है, RFLP जो होती है वो नॉन PCR होती है, जहां भी RFLP है उसको उस ऑप्शन को डिलीट कर दो, RFLP सिर्फ इसमें नहीं है, तो ये PCR बेस्ड DNA एम्प्लीफिकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है which of the following blood cells develop into macrophage in loose connective tissue, सो जो लूज में कनेक्टिव टिश्यू में इनमें से ब्लड सेल जो डेवलप होता है मैक्रोफेज में दैट इज मोनोसाइट। Next question, the presence of T-shaped interclavicle is the important characteristic feature of that is present in reptilia. Next question is, opossums and bats are characterized by testes that migrate into scrotum at sexual maturity that remain undescended permanently. So opossum and bats के जो testes है that remain undescended permanently. Next is an apogyme. Apogyme क्या होता है? Apogyme जो होता है, there are protein part of an enzyme that also has a non-protein component. So जो protein part होता है of an enzyme that also जिसके पास एक non-protein component भी रहता है उसको हम apoenzyme जो है वो कहते हैं। Next question is, in nitrogen fixation gaseous nitrogen is converted into ammonia, ये जो हमारा राइट होगा। apoenzyme और holoenzyme ये हमारे पास जो होता है एंजाइम को हम डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से, तो इसलिए एपोएंजाइम जो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम दैट आल्सो हैज अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। 52 क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब है दो कम्युनिटी कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, एक्सक्लूड कर रही है एक दूसरी कम्युनिटी को। टू स्पीसीज ऑफ इन सेम नीच कैन नॉट कोएग्जिस्ट, दैट इज राइट, कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन द सेम हैबिटेट। सेम हैबिटेट में बात नहीं होती है, सेम नीच के अंदर जो होती है वो दो स्पीसीज जो होती है वो सरवाइव नहीं कर पाती है, सो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन कैन बोथ लीड टू रैपिड रेट ऑफ एवोल्यूशन, हाउएवर जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क्स फास्टेस्ट इन लार्जर पॉपुलेशन, नहीं ये स्मॉल पॉपुलेशन में काम करती है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओनली ड्रिफ्ट लीड टू एवोल्यूशन, दैट इज नॉट करेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन रिक्वायर्स जेनेटिक ड्रिफ्ट टू प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। बोथ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कैन बी स्लोड बाय जीन फ्लो।
दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो फोर्थ जो है वो करेक्ट रहेगा। द मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट ने ओपरेन एंड हेल्डन थ्योरी को प्रूव किया था। सो उन्होंने प्रूव किया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अर्ली एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है। सो 55 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, फूड चेन्स आर समटाइम्स शॉर्ट, किस वजह से? Primary producer are usually less in the beginning of food chain. That is not a correct thing. Most of the energy in trophic level is lost as energy passes to the next higher level. This is right thing. क्योंकि जब हम ट्रॉफिक लेवल में मूव करते हैं तो एनर्जी जो होती है ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर यहाँ पे 100 है, उसका 10% कितना हुआ हमारे पास? 10। इसका 10% हमारे पास कितना हुआ? उतना जो है वो आगे आगे जो है वो हमारे पास ट्रांसफर होता रहेगा। इसका भी हमारे पास जो है आगे 10% यानी कि 1%, और इसका भी हमारे पास जो है आगे 10% जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा यानी कि 0.1% जो है वो आगे ट्रांसफर होगा। एट द लास्ट जो है, अगर ट्रॉफिक फूड चेन बहुत लॉन्ग होगी तो लास्ट में एनर्जी बचेगी ही नहीं। जो कंज्यूम कर रहा है उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी लास्ट में। इस रीजन की वजह से हायर ये जो ट्रॉफिक लेवल है वो शॉर्ट चेन की होती है, फूड चेन शॉर्ट होती है। एंड अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद बोथ, अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों होता है। नेक्स्ट इज डीएनए डायरेक्ट्स आरएनए सिंथेसिस एंड थ्रू आरएनए कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। दिस एंटायर प्रोसेस, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए जो है कंट्रोल कर रहा है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को। सेंट्रल डोग्मा पूरा का पूरा यानी कि जीन एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं। एट लास्ट जो है जीन एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस एंटर्स द ह्यूमन बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ ए वेक्टर? इनमें से कौन सा पैथोजेंस जो है ह्यूमन बॉडी में विदाउट वेक्टर की हेल्प से एंटर करता है? सीरोस्टोमा जो है विदाउट वेक्टर की हेल्प से एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउदर्न ब्लॉटिंग इज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक टू डिटेक्ट। अगर मैं ब्लॉटिंग की बात करूं तो वेस्टर्न जो होती है वो प्रोटीन के लिए होती है, साउदर्न टेक्निक जो होती है हमारी डीएनए के लिए होती है, और नॉर्दर्न टेक्निक जो होती है हमारी आरएनए के लिए होती है। ये आप ध्यान रख सकते हो। साउदर्न पूछा है तो डीएनए फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन, होल जीनोम, पार्टिकुलर क्लोन, नो, डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है साउदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट, पीसीआर इज अ हाईली वर्सेटाइल मेथड दैट कैन बी प्रोग्राम टू एम्पलीफाई। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इज अ डीएनए लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्स each containing a different fragment of DNA inserted into cloning bacteria. That is DNA library, containing a different fragment of RNA containing DNA ligase. RNA और ligase तो हो ही नहीं सकता, different fragment भी contain नहीं करता। This containing different fragment of DNA inserted into a cloning vector. नेक्स्ट इज इन सेलुलर रेस्पिरेशन द माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट। सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 28 एटीपी को जनरेट करता है पर ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज इन प्योर ड्राई एयर द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की परसेंटेज 78 रहती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज होमोइथर्म आर ऑल्सो कॉल्ड। होमोइथर्म जो होता है जिनका टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो खुद मेंटेन करके रखते हैं अपना टेम्परेचर, कैन कंट्रोल और मेंटेन देयर टेम्परेचर, जैसे कि ह्यूमन। तो हम लोग जो है वो एंडोथर्म होते हैं, और जो पोइकिलोथर्म होते हैं वो एक्सोथर्मल होते हैं, क्योंकि एक्टोथर्मल या फिर एक्टोथर्मल हम इसको बोल सकते हैं। तो पोइकिलोथर्मक जो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और होमियोथर्म जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे कि हम यानी कि ह्यूमन, और कोल्ड ब्लडेड हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म आर also called R strategist because R strategist और K strategist दो इंडिविजुअल होते हैं। K strategist जो होते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी से रिलेट इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी से, यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ से। जब K कैरिंग कैपेसिटी होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, यानी कि जो हमारे पास वहां पे जो भी सोर्सेस होंगे वो लिमिटेड होंगे। सोर्सेस कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे। ये होता है कैरिंग कैपेसिटी में। आर वाले जो होते हैं वो हमारे पास शो करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जे शेप्ड ग्रोथ, यानी कि नो लिमिट। नो लिमिट इनके पास जो होता है, फिर ये मैक्सिमम प्रोडक्शन शो करते हैं। सो इसका आंसर होगा दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये जो है आर और के स्ट्रेटेजी स्पीसीज में डिफरेंस है।
नेक्स्ट इज माइक्रो कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो कंज्यूमर सेप्रोट्रॉप्स को बोलते हैं क्योंकि ये दैट उस पे जो है सर्वाइव ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट इज एस्कैरिस इनहेबिट्स इन, एस्कैरिस जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मेनी एनिमल्स में रहती हैं। नेक्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड टू सेपरेट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट बाय साइज हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, यही बोलता है दो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती है सेम निच के अंदर, can coexist in sample at the same time. No two species occupy same niche can exist in sample at same time. Next is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation हमारे पास 36 ATP को जो है वो रिलीज करता है। So next question is 73. A simple goiter is a swelling in the neck caused by swelling of that is due to the thyroid gland की swelling से होता है। The sharpest vision is at foveus centralis because शार्पेस्ट विजन फोबिया सेंट्रलिस में होता है क्योंकि कोन्स जो होते हैं वो डेंसली कंसंट्रेटेड होते हैं मैक्यूला ल्यूटिया में। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेशन एनहांसेस द एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग्स, दिस प्रोसेस अकर्स इन, और फर्टिलाइजेशन जो है मेनली अकर करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट द यूरिन वॉल्यूम थ्रू द सिक्रेशन ऑफ, दैट थ्रू द सिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन की सिक्रेशन से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट करती है यूरिन वॉल्यूम को। सो ये हमारे पास क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चंस जो हमारे पास पेपर 3 था लाइफ साइंस का 2015 का। सो मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं लाइफ साइंस के डिस्कस कर चुकी हूँ 2015, 2016, 2017, 18, 19, यानी कि आपके पास जो है 5 क्वेश्चन पे पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर है। आप इनको करोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बहुत होते हैं और आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से जो है वो पेपर आपका मेनली कंडक्ट हो सकता है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, और जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो इस वीडियो को जो है वो देख सकता है और शेयर कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।